हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज सभी उपन्यासों की भूमिका। और भूमिका में ही आप इसका सारांश देखेंगे और कम से कम 3 से 4% आपके 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो सभी पूरी वीडियो को ज़रूर देख लेना। और नाटकों की भूमिका मैंने करवा दी है, वो भी आप चाहें तो क्लास देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी को नमस्कार और सभी को आज है 1 जनवरी और सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। भगवान ढेर सारी खुशियाँ आपको दे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी जैसा कि आप जानते हैं ये कहानी नहीं है बल्कि एक उपन्यास है, ठीक है? ये कहानी नहीं है, एक उपन्यास है, ये आपको पता ही होगा। अभी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो आप पता कर ही लेंगे, लेकिन इसकी विधा भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रथम संस्करण की भूमिका हम देखेंगे। स्त्रियों को पढ़ने-पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, यानी कि ये पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा-सा। पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है और भूमिका भी उन्होंने ही लिखी है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है, हमने नाटक पढ़े थे कि भूमिका किसी और ने लिखी है और जो विधा है, जो ग्रंथ है, वो किसी और का है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भूमिका है, वो किसने लिखी है, तो ये आपको पता चल ही जाएगा। पंडित गौरीदत्त शर्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने-पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने-अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग-ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री-पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? पीवाईक्यू है ये ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू है। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं। जब पंडित गौरीदत्त जी कहते हैं कि जब मुझे ये पता चला कि स्त्रियों की बोली पसंद करती हैं और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, तो जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं। और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में, बनियों की बात यहाँ पर हो रही है, थोड़ा-सा देख लेना। नेक्स्ट है, बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के लड़के वाले बोलते चालते हैं। वो कहते हैं कि बनियों के कुटुंब में, क्योंकि एक दिल्ली का बनिया ही है जिस पर ये जिस जो इसका प्रमुख पात्र है। आगे देखेंगे, संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना ही सुनता है। वो कहते हैं कि संस्कृत के शब्द मैंने इसमें इसलिए नहीं रखे क्योंकि उन्हें कोई भी शौक से पढ़ता नहीं है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म, मरण, विवाह आदि में क्या-क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या-क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस-किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। तो उन्होंने इसमें क्या-क्या रखा है, इसका जो विषय है, विशेषता आपसे पूछी जाती हैं। इसमें पढ़ी और अनपढ़, ठीक है? पढ़ा-लिखा और अनपढ़ स्त्रियों में क्या-क्या अंतर होता है, किस प्रकार की हानि हो सकती है, किस प्रकार का लाभ हो सकता है, वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया है अच्छे से। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती हैं, कहते हैं लेखक कि बेपढ़ी स्त्री या फिर अनपढ़ हम कहें अपनी भाषा में, तो अनपढ़ स्त्री जब किसी काम को करती है, तो उसमें क्या-क्या हानि होती है। पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है, तो उससे क्या-क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी हैं और इस पुस्तक में ठीक-ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। यहाँ पर जो है जाति प्रथा की भी कहीं न कहीं बनिया एक का जो दर्शाया गया है पात्र, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोलचाल की भी भाषा रखी है, ठीक है? जो उनकी जातियों के अंदर होता है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है, वो कहते हैं। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, उनके मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तकें मोल ली। 200 पुस्तकें उन्होंने क्या ली? मोल ली। और श्रीमन श्रीमन महाराजा अधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त शर्मा को 100 रुपए का इनाम भी मिला। ठीक है? यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको अच्छे से याद रखना है। पंडित गौरीदत्त शर्मा खुद ही लिखते हैं इसकी भूमिका में
कि उनको 100 रुपए इनाम भी मिला है। आगे दया उनकी मुझ पर आगे इन्होंने ये लिखा है, इस लाइन को याद रख लेना, ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं पहले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ें चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। तो ये गौरी दत्त शर्मा ने लिखा है, ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है और ये पूरी भूमिका में जिन-जिन के नाम आए हैं, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी जो भूमिका है, अगर आपको ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि भूमिका अगर आपने पहले पढ़ भी ली है, तब भी आप पूरा रिवीजन करके जाइए, क्योंकि भूमिकाएँ पात्र मैंने सभी के करवा दिए हैं और सबका प्रकाशन वर्ष करवा दिया है। जो-जो इम्पोर्टेंट है ना आपके लास्ट टाइम पर, वही वीडियोज़, वही क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक बाद में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट इन को देखकर जाना, आपको कम से कम 20 से 25% ज़्यादा और बल्कि ज़्यादा ही सीधे-सीधे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जो मैंने 10-15 वीडियोज़ करवाई हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका देखते हैं। परीक्षा गुरु आप जानते हैं 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। तो लाला श्रीनिवास दास जी इसकी भूमिका में लिखते हैं कि यह उपन्यास सामाजिक यथार्थ की चेतना का चित्रण करता है। ठीक है? सामाजिक यथार्थ की चेतना का चित्रण करता है, पूछा जा सकता है। इसमें अपने समय के भारतीय जीवन में आई विकृतियों और उनसे जुड़ी समस्याओं को दिखाया गया है। ठीक है? इसमें इसकी विशेषता में पूछी जाती है कि कौन-सी विशेषता परीक्षा गुरु की नहीं है या कौन-सी विशेषता परीक्षा गुरु से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सत्य-असत्य में, तो इनको ज़रूर देख लेना। यह उपन्यास नए मध्यम वर्ग की कठिनाइयों को दिखाता है, ये भी इसकी विशेषता है। यह उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि पश्चिमी आदर्शों को अपनाना चाहिए, लेकिन पारंपरिक मूल्यों को त्याग किए बिना। हम पश्चिमी आदर्शों को, यानी कि जैसे-जैसे समाज बदलता है, हमें उस हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने मूल्यों का भी त्याग नहीं करना चाहिए, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं। यह उपन्यास हिंदी के प्रारंभिक गद्य का एक अच्छा उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये प्रथम देखो जो देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है, वो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है? अगर उनका नाम लेकर पूछा जाए तो देवरानी जेठानी की कहानी हो जाएगा, लेकिन परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो ये प्रथम उपन्यास शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है और वो भी प्रथम अंग्रेजी ढंग का, ठीक है? इसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल कम से कम किया गया है, ठीक है? कम से कम है, ये ध्यान रखना। इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेखक ने इस ओर ध्यान आकर्षण किया है कि व्यापार, जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में ही खर्च करना चाहिए, ठीक है? ये लाला श्रीनिवास दास जी कहते हैं, याद रखना। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह भी बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र, ठीक है? स्वार्थी मित्र की भी यहाँ पर बात हुई है। स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही साथ निभाएगा, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। अगर इसके पात्र आपको याद नहीं है, तो ज़रूर देख लेना। पात्र मैंने करवा दिए हैं सभी उपन्यासों के एक जगह पर, ठीक है? नाटकों के, कहानियों के सबके करवा दिए हैं, देख लीजिएगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा मित्र है और कौन इसका मुख्य पात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। पहला मौलिक उपन्यास माना है, ये ध्यान रखना। परीक्षा गुरु उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है? वे प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान बगैर फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध व वर्तमान के रसालों को श्रेय देते हैं। यानी कि इसका जो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली है, ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है, ये जो ग्रंथ है इनको आप एक बार देख लेना, ये इनके प्रेरणा स्रोत हैं। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है, ठीक है? यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं है, बल्कि उपदेश प्रधान है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यह 41 प्रकरणों में विभाजित है, याद रखना अच्छे से। प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है? ये भी पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू हैं एक-एक लाइन में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये परीक्षा गुरु में किया गया है, याद रखना। लाला श्रीनिवास दास के लेखक हैं।
आगे हम देखेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये मैंने क्रम से रखे हुए हैं, ये 1940-41 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? ये क्रम से रखे हुए हैं। शेखर एक जीवनी की भूमिका देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहली जो लाइन है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, ठीक है? वेदना में क्या है? एक शक्ति है जो दृष्टि देती है और यातना में जो है वो दृष्टा हो सकता है। आगे देखेंगे शेखर एक जीवनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शेखर एक जीवनी, चलो ये तो बताया नहीं ये किसका है, तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? अज्ञे के द्वारा लिखा गया है और कुछ विद्वान इसे अज्ञे की जो है आत्मकथा भी मानते हैं, ठीक है? आत्मकथा मानते हैं, लेकिन वो इसे मना करते हैं, देखते हैं भूमिका में उन्होंने साफ-साफ लिख रखा है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है, 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विज़न को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, आप इसे शेखी समझ सकते हैं, ठीक है? आप इसे शेखी समझ सकते हैं, वो कहते हैं कि एक रात में शेखर आप जानते हैं शेखर एक मतलब जेल में है और उसे सुबह फांसी होने वाली है, लेकिन फांसी से पहली रात को वो अपनी पुरानी जीवनी को याद करता है, पुराने जीवन को याद करता है और उसी को ही शब्दबद्ध करने का इसमें प्रयत्न किया गया है, ठीक है? शेखर न लेकिन आप इसे शेखी समझ सकते हैं, ये खुद लेखक कहते हैं, मेरे कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। ध्यान से देख लेना इस लाइन को। नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विज़न को शब्दबद्ध करने का प्रियतन है। वो ये कहते हैं कि केवल एक रात में जो दृश्य मुझे दिखाई दिए, जो मैंने सोचा, जो मैंने महसूस किया, उसको मैंने क्या किया एक पुस्तक के रूप में लिख दिया। ठीक है? वो ये कहते हैं। आगे कहते हैं कि मेरी स्थिति मानो भावा-अनुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही ये थोड़ी-सी शेखर एक जीवनी की भूमिका बड़ी है, लेकिन घबराना मत, आगे आपको छोटी-छोटी भूमिकाएँ मिलेंगी सारी की सारी। ठीक है? बड़ी है तो लेकिन देखनी पड़ेगी कि भई कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये पता थोड़ी है। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, तो उस जीवन का मूल क्या है? अर्थ क्या है? सिद्धि क्या है? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्ववेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे-धीरे खुलने लगा। एक निज और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, इस घटना के रूप में, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में और धीरे-धीरे कार्य-कारण परंपरा के सूत्र सुलझ-सुलझ कर मेरे हाथ में आने लगे। पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया। यानी कि रात में उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी उनके दृश्य में आया, उन्होंने वो लिख दिया और कहते हैं कि सुबह होने तक, पौ फटने का मतलब होता है सुबह होने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रह गया। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि एक रात ऐसी थी कि और वैसे भी ये जो ल लेखक ने ये जो पुस्तक लिखी है ना, वो कहा जाता है वो जेल में रहते हुए लिखी है, ठीक है? और कौन-सी जेल है, ये आप कमेंट में बताना, है ना? आगे है, उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया। 1 महीने के बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल में ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 3 100 पन्ने 300 पन्ने एक शेखर एक जीवनी की नींव है, ठीक है? इसके याद रखना कितने पन्ने हैं इसके अंदर। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। प्राण दीप्ति यानी कि ये जो पुस्तक लिखी है, उसको प्रकाशित होने में 9 वर्ष का समय लगा है। उसी को शरीर देने के लिए इसलिए कि वैसी तीव्रता इंटेंसिटी केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, वह जीवन में ही मिल जाए। तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएँगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता है। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, इसमें वह गीता के कर्म योग से एक सीढ़ी आगे होता है। लेखक कहते हैं कि क्योंकि यह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता, मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है।
इसकी जो भूमिका है ना वो और लंबी-चौड़ी है, लेकिन मैंने उसको बीच-बीच में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पर रखे हैं, है ना? तो इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा भई, पेपर दे निकालना है तो। क्योंकि उसे पहचान लेना ही, जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है, यह भी एक मार्ग है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है, दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक ना रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है और उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। ठीक है? ये याद रखना। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विज़न नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फ़लसफ़ा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फ़लसफ़ा भी अंततः दृष्टि है, विज़न है और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फ़लसफ़े के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। फ़लसफ़ा नाम के लिए उन्होंने किस नाम को रखा है? दर्शन को रखा है, ठीक है? शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है। उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। शेखर एक जीवनी जब विद्वान इसे अज्ञे जी की जीवनी बताते हैं, विद्वान उसे उसकी जीवनी समझते हैं, तो लेखक यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ स्पष्ट लिखते हैं कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं है, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीय छपी थी, इस कविता का ज़िक्र करते हैं भूमिका में द्वितीया, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब मेरी द्वितीय कविता छपी थी, उस वक़्त भी उन्होंने ऐसा उसमें कुछ लिखा होगा कि लोगों ने उस उनके प्रति सहानुभूति जताई। मतलब सबको ये लगने लगता है कि जब जैसे कि मन्नू भंडारी भी अब एक आत्म उन्होंने एक कहानी लिखी थी, एक कहानी है भी, तो लोगों ने उनकी आत्मकथाओं से मान लिया था, लेकिन वो उसे आत्मकथा मानने से इनकार करती थी, ठीक है? तो वैसे ही ये शेखर एक जीवनी है, जिसे अज्ञे जी मानने से इनकार करते हैं अपने जीवन की घटना इसको नहीं बताते, ठीक है? वो कहते हैं कि पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से ये झगड़ा कैसा? यानी कि उसमें उन्होंने उस ग्रंथ में विवाह के बारे में कुछ लिखा था, तो उन्होंने ये पूछ लिया था कि भई आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं है, तो दूसरी पत्नी कहाँ से आई? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है। ये बताते हैं, याद रखना इसको, कि आत्मघटित आत्म अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक ही समझ समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणा और संस्कारों को स्थित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर लेखक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जो घटनाएँ हैं, केवल हम उन्हीं को लिख पाएँ। अरे! हमारी काल्पनिक शक्ति भी तो हमारे पास होती है, लेखक के पास उसकी जो काल्पनिक शक्ति होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएँगे कि जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्म अनुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्म अनुभूत हो सकता है यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें। कुपरकीय सेकंड हैंड अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. एलियट का ज़िक्र इसमें होता है कि उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। यहाँ पर ये टी.एस. एलियट का कथन है और इनको इन्होंने अज्ञे जी ने यहाँ पर लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज़ ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हू सफर्स एंड द आर्टिस्ट हू क्रिएट्स एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान और जो आर्टिस्ट है उन दोनों के बीच में कुछ संबंध हो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कुछ संबंध हो तभी क्रिएट कर सकता है, ज़रूरी नहीं होता है ऐसा, ठीक है? ये वो स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, भोगने वाली प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी ये अंतर होता है। आगे देख लीजिए, लेकिन लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथनानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ।
वो कहते हैं कि अगर मैंने कल्पना के आधार पर इतना सब कुछ लिख दिया है ना? तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है, जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र यानी कि कंपोजिट कैरेक्टर नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभी संचित कर रही है। आगे यहाँ पर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, ठीक है? शेखर में मेरापन कुछ अधिक है यानी कि शेखर में मैं की जो बात है ना वो बहुत ज़्यादा है। एलियट का आदर्श जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसी निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजूबात कह कर के उड़ा सकें। क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। आगे यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। इसमें 3 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन ये 3 भागों में प्रकाशित नहीं हुआ था, 2 ही भागों में प्रकाशित होता है, ठीक है? जिसका पहला भाग हमें पढ़ना है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग-अलग भी प्राय संपूर्ण हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना, क्या कहते हैं? ऐसा ना भी होता, ठीक है? थोड़ा-सा आगे देखते हैं। आप मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। आगे देखते हैं। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, ये पूछा जा सकता है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएँ कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। ये अज्ञे जी ने ही पूरी भूमिका लिखी है। इससे भी बड़ी है ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम ली है। आगे देखते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे है निवेदन। ये निवेदन में क्या लिखते हैं? आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। आत्मकथा यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में लिखते हैं। अनेक मित्रों के आग्रह और अनुरोध और शुभेच्छा का ये परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है? विशाल भारत का नाम आता है यहाँ पर। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृद श्री मोहन सिंह सेंगर का नाम आता है, ने बार-बार बढ़ावा देकर लिखवा ना ली होती, तो कथा लिखी ही ना जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। यानी कि हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि इस ग्रंथ पर एक आलोचना भी लिखी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। मतलब वो कहते हैं कि पाठकों में से अगर किसी को भी अच्छा लगे, तो वो इस पर अपनी आलोचना व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है यहाँ पर। रविन्द्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? यानी कि वो तो क्या है, ऐतिहासिक पात्र हैं, तो उनके प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं? ऐसा हजारी जी कहते हैं। भाई कमल कुल श्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक-ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुँचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन करें, यही मेरी प्रार्थना है। आगे देखते हैं ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दे दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हिंदी निवेदन भवन शांति निकेतन 29/11/46 में ये भूमिका लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा जो
उपन्यास है वो है मेला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका इसकी देखिए, प्रथम की ही पढ़नी है। यह है मेला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया का नाम याद रखना, पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, ठीक है? एक ओर क्या है? नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान है और पश्चिमी बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। ठीक है? जो पूर्णिया जिला है, उसके 3 ओर क्या है? एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और तीसरी ओर पश्चिम बंगाल है। हाँ, जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएँ खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गाँव को पिछड़े गाँव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू है, पूछा गया है। इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुन सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ठीक है? इसमें गाँव का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरीगंज, पूर्णिया जिले का जो मेरीगंज गाँव था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। गाँव से प्रश्न काफ़ी पूछे जाता है, याद रखना। आगे क्या कहता है? कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, आप जानते हैं। पटना में इन्होंने ये लिखा था, 9 अगस्त 1954 ईस्वी को ये भूमिका लिखी गई है। आगे है झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास आप जानते हैं, यशपाल जी का है। इसके 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। पहला 1958 और दूसरा 1960, देश का भविष्य। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखना, जिसका पहला भाग हमें पढ़ना है। झूठा सच के दोनों भागों, वतन और देश का भविष्य में देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूत जी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है? ये काल्पनिक पात्र इन्होंने बताए हैं, पात्र आप यहाँ पर दे दिए गए हैं, यशपाल जी ने भूमिका लिखी है। आगे भूमिकाएँ आती है राग दरबारी उपन्यास की, इसकी प्रस्तावना के रूप में भूमिका लिखी गई है और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1968 में। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आगे जो देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। राग दरबारी का जो लेखन है वो 1964 के अंत में शुरू हुआ था, ठीक है? 1964 में इसको लिखना शुरू किया गया था, ये याद रखना। 1968 तो आप जानते ही हैं और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है? लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो लिखना शुरू हुआ था, और क्योंकि मानस का अंश का 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 1964 के अंत में ये शुरू हुआ था और अपने अंतिम रूप में 1967 में प्रकाशित हुआ समाप्त हुआ था, ठीक है? और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये कौन कहते हैं? ये श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं, जिनका ये उपन्यास है। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितना भिन्न-भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें से हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे-धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। ये राग दरबारी के बारे में लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उसने उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन-सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, आप इससे ये सीख भी सकते हैं, श्रीलाल शुक्ल जी सही कहते हैं
कि हमें हर आलोचना का उत्तर नहीं दे देना चाहिए, बल्कि उस पर विश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर आप मैंने ये वीडियो डाली और आपको इसमें कोई कमी लगी, तो आप मुझे तुरंत बताइए, ताकि मैं आगे उसका सुधार कर सकूँ। बिल्कुल, मैं भी हमेशा इसी बात को सोचती हूँ कि अगर हमारी कोई कमी बताएगा, तभी हम अपनी कमी को दूर कर सकते हैं, वरना अपनी कमी कौन ही देख पाता है ना? राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार-बार पूछा गया है। यह सही है कि गाँव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ पर चित्रित हुआ है, वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गँवारों के ऊपर जाया कर रहा है। और जैसे-जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे-वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन-पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। 40 वर्ष के बाद, ठीक है? इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए इसकी भूमिका कब लिखी गई है, तो श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लखनऊ 17 मई 2007 को, ठीक है? 2007 को 40 वर्ष बाद की वो बात करते हैं, 1968 में प्रकाशित हो चुका था, ठीक है? और 40 वर्ष ही हो गए क्योंकि 1967 में ही पहले लिखा गया था, है ना? प्रकाशित तो बाद में हुआ था, तो इसे 40 वर्ष इसमें इसलिए जोड़ा गया है, ठीक है? आगे है जन्मपत्री बंटी की। आपका बंटी नामक जो उपन्यास है आप जानते हैं मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। 1970 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, इसका 2 समय मिलता है, ये याद रखना। और ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था पहले, किस नाम से इसकी भूमिका लिखी गई है, तो जन्मपत्री बंटी की। वह बांकुरा की एक साँझ थी, सबसे पहले यही लाइन है इसकी। अचानक ही पी का फ़ोन आया, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो, आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी थी। रेशनतरा की भीनी रोशनी में मेज़ पर आमने-सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में दो एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है। जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रह रहा है। आप जानते हैं बंटी अपनी माँ के साथ ही रहता था। जब बंटी के माता-पिता का तलाक हो गया था और उन्होंने दोनों ने एक दूसरी शादियाँ कर ली थी, तो बंटी अपनी माँ के साथ गया था, ठीक है? डॉक्टर जोशी के घर पर। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे। लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। ये भूमिका में लेखिका ने लिखा है, उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। वो कहती हैं कि आज का जो समय है उसमें आप जानती हैं तलाक की समस्या बहुत ज्यादा भयानक रूप ले रही है और इस माता पिता तलाक लेते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर और सबसे सीधा जो असर पड़ता है ना, नेगेटिव असर, वो बच्चों पर पड़ता है। चाहे बच्चा एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन बच्चों पर सीधा इसका असर पड़ता है और उनका जो बचपन है ना, वो उनसे कहीं न कहीं छिन जाता है और बचपन में ही वो एक बहुत बड़े हो जाते हैं और वो हमेशा उनके जो जीवन है ना, उस पर बहुत गहरा छाप छोड़ जाता है, ये तलाक की जो समस्याएँ हैं, ठीक है? तो ये लेखिका ने यही बात को समझाने की कोशिश यहाँ पर की है कि आज के अनेक परिवारों में केवल एक बंटी 1 या 2 घरों में नहीं है, बल्कि बहुत परिवारों में बंटी जैसे बच्चे साँस ले रहे हैं, अलग-अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। बिल्कुल, अपनी जड़ों से बच्चे कट ही जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है। लेकिन जब अनेक ज़िंदगियाँ एक जैसे साँचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे-धीरे एक आतंक उभरने लगता है।
मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग-अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जो उनके पति थे, उन दोनों के बीच में भी संबंध कुछ अच्छे नहीं थे और उनका भी एक बेटा था, ठीक है? उनका भी एक बेटा था और उनका भी जब जीवन में, वैवाहिक जीवन में जब परेशानियाँ चल रही थी, तो उन्होंने उसी वक़्त इस जो ये ग्रंथ है, इस उपन्यास है, इसको लिखा था और उन्हें कहीं न कहीं उस बंटी में अपने बेटे को देखा, है ना? और उन्हें भी समझ में आया कि बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है अगर तलाक लेंगे तो। ठीक है? कहीं न कहीं ये उनके अपने जीवन पर भी आधारित है ना? समाज की दिनों-दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफ़ानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन सरतवंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। इसमें आप जानते हैं अजय और शकुन उसके पिता और माता का नाम है, जो कि तलाक लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में भी मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र का नाम आता है, भारत जी का नाम आता है। जैनेन्द्र जी ने स्त्री-पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। क्योंकि शकुन और अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक कौन पिसता है? वो बच्चा पिसता है, जिसका नाम बंटी है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है। बच्चा माता और पिता किसी को भी खोना नहीं चाहता, वो दोनों से समान प्रेम करता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अगर आप अपने बारे में ना सोच करके अपनी कुछ चीज़ों का त्याग करिए, है ना? और त्याग करिए और बच्चों के बारे में सोचना ये माता-पिता का फर्ज़ है या फिर भई बच्चे पैदा ही ना करें, है ना? जब आप त्याग नहीं कर सकते बच्चे के लिए, तो फिर क्यों बच्चे को लेके आना इस दुनिया में? यानी खंडित निष्ठा उनकी नियति है। चूँकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ-बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएँ और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएँ अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन को दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर आपने ये उपन्यास पढ़ रखा होगा, तो आपको ये भूमिका अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको थोड़ा-सा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन पूरा पढ़ लेंगे, तो आप कहीं न कहीं इसके प्रश्नों को सही कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को ना अस्वीकार कर सकी और ना ही गलत सिद्ध कर सकी। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, पात्र अपनी-अपनी दृष्टि, संवेदना की सीमाओं में एक-दूसरे को गलत-सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह ज़रूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस-नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। पढ़ लेना। आगे देखते हैं, बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से ना टूटकर क्रम से अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्न अकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल-तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। केवल इस पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद लेखिका जी कहती हैं कि इस पूरे उपन्यास को पढ़ करके जिस पाठक ने पढ़ा है, उसको केवल उसकी आँखों में नमी है और कुछ भी नहीं, उसको कोई भी असर नहीं पड़ा। तो समझ लीजिए मेरा ये उपन्यास लिखने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ।
समझना ये है और मेरा भी यहाँ पर इस भूमिका को पढ़ने का यही उद्देश्य है कि आप समझें, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और करना भी चाहिए। चाहे बच्चों के लिए ज़रूर करें, है ना? आप अपने जीवन को भले ही आप किसी भी स्थिति में ले जाएँ, लेकिन बच्चों के साथ में कोई भी ऐसी घटना ना करें कि जो उनका बचपन उनसे छिन जाए और वो एक देश के सभ्य नागरिक ना बन कर के कोई क्रिमिनल बन जाएँ, है ना? तो बच्चों के लिए त्याग करना माता-पिता दोनों की ही ज़िम्मेदारी बनती है। आगे आता है धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित होता है। जगदीश चंद्र जी कहते हैं, मेरी ओर से भूमिका में लिखते हैं कि मेरा ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। आगे मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती है। ठीक है, ये याद रखना किस गांव का नाम उसमें आता है, रलहन पंजाब का नाम आता है। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएँ थी, कुछ परंपराएँ और सीमाएँ थी, जिनमें बंधकर ज़रूर चलना पड़ता था। गाँव का दौहित्र होने के कारण दौहित्र यानी कि वो अपने मामा-नाना के यहाँ पर रहता था, तो दौहित्र बोलते हैं उसको। मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी-सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी-छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र होता था। बिल्कुल, जो एक किशोर मन होता है ना, उसमें बहुत सारी तूफ़ान चलते रहते हैं और वो कहीं न कहीं इन बंधनों को तोड़ना चाहता है ना? और ये हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमें भी ऐसा लगता था कि ये बंधन क्यों हैं? क्यों ये जाति-पात है ना? आगे देखते हैं, मैंने कभी लिखा तो नहीं है, कभी लिखूँगी, लेकिन मैंने भी ये बंधन तोड़ने की कभी न कभी कोशिश की है। ठीक है? आपने भी ऐसा किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लोगों की आँख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गाँव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएँ भड़क उठी। बिल्कुल सेम हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग नहीं दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज़ से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। मुझे भी एक उपन्यास लिखना चाहिए भई, है ना? मैंने भी बहुत कुछ देखा है ऐसा। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार जब मैं छुट्टियों में अपने ननिहाल जाता था और हर साल यही देखता था कि गाँव में मर्यादाओं की सीमाएँ टूटी नहीं हैं, बल्कि उनकी जो जकड़न है वो दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण ये पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र का छात्र कौन था? जगदीश चंद्र, जो कि लेखक हैं। छात्र होने के कारण मुझे सामाजिक दुरावस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा था। मैं ये सब देखकर बहुत ही परेशान होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग-युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस ज़मीन को वो जोतते रहे हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बाँध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। मुझे भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना? अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। मेरे मन में भी बहुत ज़ोर से आ रहा है कि मुझे भी एक कहानी ये भी यानी कि मन्नू भंडारी जी का जो उपन्यास है आपका बंटी, उसके ऊपर, है ना? तलाक के ऊपर, उसके ऊपर उपन्यास लिखना चाहिए, है ना? मेरा भी काफ़ी मन कर रहा है। चलो देखते हैं भविष्य में क्या करते हैं। जगदीश चंद्र, सोम आनंद, आगे देखते हैं। सोम आनंद को समर्पित है भई, है ना? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? सोम आनंद को, जिसके जिनके सहयोग से मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके ये उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया है, तो प्रेरित यहाँ से होते हैं, ठीक है? सोमानंद से प्रेरित हैं, ये याद रखना। मानस का हंसी अमृतलाल नागर जी का है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भई ज़रूर कर लीजिए, है ना? आपको काफ़ी फ़ायदा इन वीडियो से होने वाला है और शेयर भी कर देना और हाइप ज़रूर कर देना चैनल को। आगे देखते हैं, गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों, ठीक है, अमृतलाल नागर जी लिखते हैं कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मैं बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता थे निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल, ठीक है, स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली ये देख लेना।
महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे, ठीक है? तुलसी भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फ़िल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसलिए मैंने उनसे मानस चतुर्सती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फ़िल्म बनाने का आग्रह भी किया था। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे, कहा, "पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊँ? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है?" मतलब प्रामाणिक जीवन कथा जब तक नहीं मिलती है, हम झूठ पर के आधार पर अपना कोई भी जो है नींव खड़ी नहीं कर सकते, है ना? तो ये महेश कौल जी ने कहा था किससे? जगदीश चंद्र से। आगे है, यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यों कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दा ये गेट खुलवा दो। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं। रघुवर दास अपने आप को रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत बेनी माधव दास लिखित, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है? अच्छे से देख लेना। संत बेनी माधव दास द्वारा लिखी मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वो भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहां अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहां ही ऐसी हकीकतें ही सामने आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से भी अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5 से 6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में, आज की देखो वीडियो थोड़ी-सी लंबी तो होगी, लेकिन ज़रूरी भी है ना? एक वीडियो से 1 घंटे में अगर आप 4-5% बना ले रहे हो, तो ये कोई मतलब खराब ही नहीं है ना इसमें। आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते-सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए ना चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया? आप जानते हैं उन्होंने अपनी जो तुलसी दास जी जो थे, उन्होंने एक जगह पर रह कर के ना तो रामचरितमानस लिखी थी और उन्होंने रामलीला का अपना जगह-जगह लिखने का और रामलीला करने का जो है जाल क्यों फैलाया? ऐसा कहते हैं कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नखकटैया, अलग-अलग मोहल्लों में अलग-अलग लीलाएँ कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा? शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख़्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा। लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत को के अनुसार ऐसा किया होगा। ख़ैर तभी ये भी जाना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर देख लीजिए। खैर तभी ये भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने यानी कि तुलसीदास जी ने बनारस में नाग नथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, शायद एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेना एक बार, कहीं पूछा तो गया है। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। ये तीनों लीलाएं किससे संबंधित हैं? किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़ी पंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा अर्थ जन समुदाय को संगठित करके
अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे तो तुलसी भी कर सकता था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप देख लेना। आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि में वे अब भी प्रेरणादायक हैं। आगे अब महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूँ मंवर की उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा, ठीक है? तो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, ये देख लेना। उन्होंने कहा कि पहले मैं उपन्यास लिखूँगा, फिर बाद में महेश कौल जी ने उनसे कहा था कि चलो इस पर एक फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन उनके मन मन ने ठान लिया था कि उन्हें उपन्यास लिखना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मैं एक उपन्यास लिखूँगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा को पूरी करो। अग्निरेखा के महेश कौल जी ने क्या कर रहे थे, उस समय पिक्चर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा तब तक तुम अपनी अग्निरेखा पूरी कर लो, मैं उपन्यास लिख लेता हूँ, उसके बाद हम फ़िल्म पर काम करेंगे। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लागने ना दी। यानी कि 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का ना रहना कितना खल रहा है, ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। यानी कि वो पिक्चर बनाते दोनों मिलकर के, उससे पहले ही 2 जुलाई को क्या हो गया था, महेश कौल जी का निधन हो गया था। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा था। विनय पत्रिका में तुलसी के आत्म संघर्ष के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में भी कहीं-कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। इन ग्रंथों का नाम आया है, इनको एक बार पढ़ लेना। आगे देखते हैं, इनका जो राजापुर नामक इन्होंने जो जन्म स्थान बताया, उसके पीछे तर्क क्या देते हैं। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की नियत ना रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। क्योंकि स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चढ़ा सकता है ना? ये भी तर्क देते हैं, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुब मिलन बिन आदि 2 दोहे पढ़े थे, जिनके बारे में मैंने यह लिखा था कि ये दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। ये उपन्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और पीवाईक्यू भी ये पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू तो ऊपर भी थे, लेकिन चलो बताए नहीं। ये उपन्यास कब लिखा गया था? तो 4 जून, ठीक है, 4 जून 1971 को लिखना इसको शुरू किया था। और कहाँ से शुरू किया था? तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या में लिखना इसको आरंभ किया और 23 मार्च, है ना? 23 मार्च 1972, 23 मार्च 1972 को ये लिखना क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था, है ना? रामनवमी के दिन ये पूरा किया गया था, कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। चिरंजीव भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिए लिपिक का काम किया था, ठीक है? इसका लिपिक का काम किसने किया था? तो भगवत प्रसाद पांडे का नाम आता है। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा का नाम आता है और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे थे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त श्री जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था करवाई, ठीक है? वो बताते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आगे है, मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में और स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। आगे अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले कोई ग्रंथ लिख रहे होंगे रुद्र काशिके, लेकिन वो उनका अधूरा रह गया था। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्व कोश थे, है ना, काशी के। और आगे स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात रांगे राघव जी लिख रहे थे। तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुर्सती बनाने का सुझाव सबसे पहले धर्म युग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के, इन सबके प्रति क्या करते हैं, चाहे कोई आयु में छोटे हों या बड़े हों, सबके प्रति
श्रद्धा के पात्र अपने आप को बताते हैं। और ये कब लिखा गया था? तो ये देख लेना, इसका समय देख लेना, अमृतलाल नागर के द्वारा ये लिखा गया। भई मैं तो बोलते-बोलते थक गई हूँ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब आप कर लेना, हाइप कर देना। और पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नाटकों के पात्र वगैरह वो सब मैं करा चुकी हूँ, डेली करा रही हूँ। आप जुड़ सकते हैं क्लास से। आज की लाइव क्लास जो 12 बजे की वो नहीं होगी, ठीक है? उसके अलावा मैं कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाद में शाम को डाल दूँगी।